हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगे। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर तीसरा, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं कि इसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप इसको शेयर करना, स्पेशली दोज हु आर न्यू टू दिस फील्ड, स्पेशली दोज जो केएस और आईएएस की फील्ड में नए हैं, उनको ये वीडियो काफ़ी हेल्प कर सकती है। मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ सब लक्ष्मीकांत से। प्लीज़ आप लक्ष्मीकांत की बुक्स ओपन कीजिए और ये नोट्स उसी से बनाए हैं, सब उसी का है। लक्ष्मीकांत की बुक ओपन कीजिए, वहीं से आपको जो सब पता लगेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी यूनिक है और वो कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा बारोड किया है फ्रॉम अदर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन सच एज यूएसए, कनाडा, जापान से भी हमने बारो किया है, साउथ अफ्रीका से भी किया है। 1935 एक्ट का काफ़ी बड़ा रोल रहा है, काफ़ी बड़ा रोल रहा है। हमने उससे काफ़ी ज़्यादा बारो किया हुआ है। और लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था 1949 में, ठीक है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में अडॉप्ट किया था और इसमें काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट किया हमने। 42, 44, 73 हमने अमेंडमेंट की। लेकिन ऐसा डर 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद, क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट हुई थी, तो ऐसा डर हो गया था कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, कि जो उसके बेसिस हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशन है वही चेंज हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट का आर्टिकल है अल्टर नहीं कर सकता बेसिक स्ट्रक्चर। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब फिर हम आगे देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर क्या हैं। पहला फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का लेंथी हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा लेंथी है। अब देखते हैं हम कि एक्चुअली क्यों लेंथी है, क्या वजह है इनके लेंथी की। पहले हम सबसे पहले ये भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार का होता है। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 395 आर्टिकल्स हैं और 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल हैं। और इसमें चेंजेस ला के आर्टिकल 470 आर्टिकल्स हो गए हैं और 25 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है। और 12 शेड्यूल में इसको 12 शेड्यूल में कर दिया गया। इसमें डिलीटेड क्या हुआ है, 20 आर्टिकल्स इसमें डिलीट हो गए हैं और पार्ट 7 हमने इसको डिलीट किया है। हमने एडिट कितने 95 आर्टिकल्स हमने इसको ऐड किए हैं और 4 पार्ट्स ऐड किए हैं, जैसे कि 4th A, 9th A, 9th B। अभी आर्टिकल्स के अपडेट क्या बता, आर्टिकल्स और भी ऐड हुए हैं इसमें 470। अभी एक्यूरेट फिगर में भी नहीं हो सकती, ये लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, मैं अपडेट कर दूंगा आपको इसमें। अच्छा, ये एलिफेंट साइज़ क्यों था। ये एलिफेंट साइज़, इसमें कई फैक्टर्स आते हैं, जोग्राफिकल फैक्टर्स, जैसे कि डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट नीड्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इसकी वजह से हमने उनको अलग अलग उनको हमने प्रोटेक्शन, जैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जैसे कि नागालैंड है उसको हमने प्रोटेक्शन दी है आर्टिकल 371A। जम्मू कश्मीर को एक प्रोटेक्शन थी 374, बाद में उसको रिमूव कर दिया गया। इसकी वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एलिफेंटिक साइज़ में हो गया है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटिश का रूल है, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमने बहुत सारे आर्टिकल्स वहाँ से भी अडॉप्ट किए, जैसे 1935 आर्टिकल। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल स्टेट का दोनों का सेम है। जब अगर दोनों का सेम है तो इसका मतलब कि काफ़ी कुछ ऐड किया गया है इसके बीच में। और डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एक्चुअली क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड हुई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो उसमें कई पॉलिटिकल लीडर्स साथ में आए थे और उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी
कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें भी ऐड होनी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रोटेक्शन कहा कि शेड्यूल कास्ट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं मानते थे कि अगर प्रोटेक्शन ना होगी कॉन्स्टिट्यूशन में तो उनका ये मानना था कि शेड्यूल कास्ट सेफ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, उसका सबसे और भी एलिफेंटिक साइज़ का रीज़न है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसमें और भी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी हैं। ये भी एक रीज़न है फंडामेंट इसका बड़ा साइज़ होने का। और क्या है कि ये बहुत सारी सोर्सेज से हमने इसको ड्रा किया है, जैसे कि यूएस हो गया, इंग्लैंड हो गया, इन सब से हमने इसको बोरो किया। इसकी वजह से भी ये इसका साइज़ बड़ा हुआ है। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि हमने लिए हैं आर्टिकल कब, सिंगिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन, तोड़ मरोड़ के जो भी उनके अच्छे पार्ट्स हैं उसमें से हमने आर्टिकल अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अच्छा, जैसे कि मैंने वैसे पहले भी कहा, लार्ज एक्सटेंट फॉर 1935 एक्ट, फिलोसफिकल पार्ट यानी कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने कहाँ से लिया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। पॉलिटिकल पार्ट जैसे कि कैबिनेट रिलेशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। आपको ये कॉन्सेप्ट आपको मे भी नए लगे, क्या पता है आप पुराने भी स्टूडेंट हो सकते हैं। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव क्या होता है मैं आगे बता दूंगा इसको। ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं। 1935 एक्ट से क्या क्या लिया हुआ हमने, जुडिशरी, गवर्नर, एमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक फेडरल सिस्टम, यूनिटरी बेस कि सेंटर में ज़्यादा पावर होना, ठीक है ना, सर्विस कमीशंस, ये सब हमने इसमें से लिया है। और एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वन मोर प्रॉपर्टी है, ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है, मिक्सचर है दोनों का। रिजिडिटी क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से अमेंडमेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना, इसकी अमेंडमेंट आसानी से नहीं हो सकती, ये हो गया रिजिडिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि आसानी से चेंज किया जाए। जैसे कि अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक छोर पे मान लो, दूसरे छोर में मान लो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अमेंडमेंट करना बहुत ही कठिन है, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत आसानी से हम कर सकते हैं इसका अमेंडमेंट। कैसे, जैसे कि अब अगर हम अपना देखें, हमारे में जैसे अमेंडमेंट्स हैं अंडर 368 आर्टिकल्स, 3 अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन 2 प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं। जो सेकेंड अमेंडमेंट है इसके 2 टाइप्स हैं, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी के 2 टाइप्स हैं, और एक हो गया सिंपल मेजॉरिटी। देखो, जैसे कि 2/3 मेंबर हैं, ठीक है, ये पार्लियामेंट के होने चाहिए। अगर पार्लियामेंट की सीट्स अगर 500 मान लेते हैं, उसका 2/3 होने चाहिए वोट्स। किसके वोट्स, जो मेंबर बैठे हुए हैं, जो प्रेजेंट हैं। जैसे समझ लो आज वोटिंग का दिन है, तो पार्लियामेंट की 500 सीटें हैं, ठीक है, और 2/3 उसकी सीटें होंगी। अगर उससे मेंबर जो आज आए हैं, उन्होंने जो वोटिंग की है, अगर उससे ज़्यादा हैं तो वो पास हो जाएगा स्पेशल मेजॉरिटी से। अगर उससे ज़्यादा नहीं है तो पास नहीं होगा। सेकंड टाइप ही होगी स्पेशल मेजॉरिटी। कुछ ऐसे प्रोविज़न है जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है, तो वो उसके लिए स्टेट्स की रेटिफिकेशन लेना ज़रूरी हो जाता है। तो उसके कौन से हो गया, 50% हमें स्टेट की रेटिफिकेशन लेनी पड़ेगी। दूसरे टाइप की कौन सी होती है मेजॉरिटी, 50 सिंपल मेजॉरिटी। जैसे कि आज आप मान लेते हैं कि 200 MP आए हैं, उनमें से 101 ने वोट दे दिया और ये पास हो गया, ठीक है, ये हो गया सिंपल मेजॉरिटी। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और फीचर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस। अब इसका क्या मतलब है, हमारे में फेडरल प्रोविज़न है, लेकिन हमारे अंदर यूनिटरी प्रोविज़न भी है। अब फेडरल प्रोविज़न कैसे हो गया, फेडरल में क्या होता है, स्टेट्स और सेंटर को कुछ पावर्स डिवाइड होती हैं, और स्टेट्स उसके अकॉर्डिंग चलता है, सेंटर उसके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, और स्टेट्स को एश्योर किया जाता है कि सेंटर उसके डायमेंशंस में, उसके क्राइटेरिया में इंडल्ज ना हो। ये हो गया फेडरेशन। और भी इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, डिवीज़न ऑफ पावर मैंने पहले आपको बता दिया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी तो राइट डिफाइन होंगी कि स्टेट्स की कौन सी हैं और सेंटर की कौन सी हैं। उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी एक
इसका फैक्टर है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा तो पार्लियामेंट तो उसको अमेंड करने में उसको प्रॉब्लम्स आएगी, पार्लियामेंट इजीली अमेंड नहीं कर पाएगी। रिजिडिटी भी एक क्राइटेरिया फेडरेशन का, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्योंकि अगर अमेंडमेंट हो गई, अगर वो अमेंडमेंट स्टेट के खिलाफ गई तो कौन देखने वाला होगा, वो होगा जुडिशरी। बाई कैमरलिज्म भी फेडरल का एक फीचर है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ये कहाँ हो गया, सेंटर में। स्टेट में हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। यूनिटरी क्या बेस हो गया, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर की स्ट्रॉन्ग कमांड हो, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट, सिंगल सिटीजनशिप, सेंट्रल स्टेट की एक ही सिटीजनशिप हो, लेकिन यूएसए में कितना है, डुअल सिटीजनशिप है। फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि आराम से अमेंड कर पाएँ। इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी इसका एक फीचर है, क्योंकि स्टेट्स की अलग जुडिशरी, स्टेट्स के जुडिशरी और सेंटर के जुडिशरी दोनों एक समान नहीं है। सेंटर के जो एक सेंट्रल जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाई कोर्ट। लेकिन यूएसए में स्टेट्स और सेंट्रल जुडिशरी अलग अलग होती है। अच्छा, फेडरेशन नोवेयर, हमें फेडरेशन को कहीं भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है ना, फेडरेशन को हमने कहीं भी इस्तेमाल किया। आर्टिकल 1 ने कहा है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आप खुद ही बताइए, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन नहीं है, लेकिन हमारे में कुछ प्रोविज़न हैं जो फेडरेशन की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया के फेडरेशन है वो एग्रीमेंट्स करके नहीं बना है। जैसे एक स्टेट है, जैसे स्टेट्स हैं छोटी छोटी, इन सब ने एग्रीमेंट किया कि हम एक कंट्री बनाते हैं और सब ने कंट्री बनेगी, ऐसा नहीं बना। हमारा कैसे बना है कि एक बड़ी सी कंट्री है, उसके छोटे छोटे हिस्से हो गए हैं, हिस्से किए गए हैं ताकि अच्छे से गवर्नेंस हो, अच्छे से गवर्न कर पाए, और उन स्टेट्स को कुछ पावर्स दी गई हैं, छोटे छोटे हिस्सों को पावर दी गई है। ऐसे हमारा फेडरेशन बना है। फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, इसको क्वासी फेडरल किसने कहा है, केसी वेयर ने इसको क्वासी फेडरल कहा है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है, मॉरिस जोन्स ने कहा है। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट 3 टाइप की होती हैं। गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन होते हैं, एक होता है जुडिशरी, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर। ये क्या करता है, लॉ बनाता है। ये क्या करता है, लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। ये क्या करता है, लॉ को प्रोटेक्ट करता है। ये तीनों चीज़ें एक गवर्नमेंट का बेस बनती हैं। अब देखिए कि जो पार्लियामेंट्री है ना, उसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों मिल जाते हैं, यानी दोनों एक ही होते हैं। कि जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर जब लेजिस्लेचर में जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो पार्लियामेंट्री हो जाते हैं। जब मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट्स में आते हैं तब वो एग्जीक्यूटिव का सुप्रीम हेड होते हैं। तो इससे आप मान सकते हो कि इसमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है पार्लियामेंट्री में बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, ठीक है ना। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ है, अमेरिका में है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में स्ट्रिक्ट लाइन होती है, ना एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में घुस सकता है, ना लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में घुस सकता है। अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम कहते हैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। ये सेंटर में ही नहीं बल्कि स्टेट में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। अदर फीचर हम देखते हैं पार्लियामेंट के, एक नॉमिनल होता है, एक इसका रियल एग्जीक्यूटिव होता है। नॉमिनल क्या हो गया, सिर्फ नाम का, जैसे कि प्रेसिडेंट, हम इसको रबर स्टैम्प भी कहते हैं ना, सिर्फ वो सिग्नेचर के लिए। और रियल एग्जीक्यूटिव क्या हो गया, जिसके पास रियल पावर हो, जो रियल पॉलिसी एग्जीक्यूट करता हो, जो डे टू डे की एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड करता हो, जैसे कि पीएम हो गया, ठीक है ना, हमारा प्राइम मिनिस्टर। मेजॉरिटी पार्टी रूल, मेजॉरिटी पार्टी रूल क्या हो गया, मेजॉरिटी पार्टी रूल वो हो गया कि जो जिस पार्टी ने मैक्सिमम वोट लाए हैं अब वही रूल करेगी, उसको हम बोलते हैं मेजॉरिटी पार्टी रूल। कौन सी अभी है, हमारी है बीजेपी। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि जैसे किसी ने फॉर्म कर दी गवर्नमेंट, अब जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो उसके कुछ मिनिस्टर्स होंगे, उसका हेड होगा पीएम। इन सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल होते हैं
ठीक है, अगर कोई एक्ट पास हो गया, यानी कोई मोशन और जो मोशन होता है, मोशन मतलब कि इनके कुछ प्रस्ताव पारित हुआ, एडजर्नमेंट मोशन अगर पास हो गया तो इनको सबको रिज़ाइन करना पड़ेगा, और अगर पीएम ने रिज़ाइन कर दिया तो कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर, ये भी एक फीचर है पार्लियामेंट गवर्नमेंट का। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इनका एक लीडर होता है जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो भी एक पार्लियामेंट का क्या हो गया, फॉर्म हो गया। इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट सॉवरेन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसका क्या मतलब, सॉवरेन बॉडी का क्या मतलब है? सॉवरेन बॉडी हो गया कि ये सुप्रीम नहीं है, इसको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। कौन अकाउंटेबल ठहराता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कौन सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसको अकाउंटेबल ठहरा सकता है, यानी कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में एक चीज़ कही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से लड़का को लड़की नहीं बना सकता, लड़की को लड़का नहीं बना सकता, बाकी सब कर सकता है। अच्छा, इंडियन स्टेट जो है, और इंडियन स्टेट का जो हेड होता है वो इलेक्टेड होता है, उसको हम मतलब पब्लिक कहते हैं। लेकिन यूके में जो उसका हेड होता है वो इलेक्टेड नहीं होता, वो क्या होता है, हेरिडिटरी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? मोनार्की बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब देखो ये कि पार्लियामेंट इन दोनों का मिक्सचर है, पार्लियामेंट में भी कुछ पावर्स हैं, जुडिशरी भी है, दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं, दोनों एक दूसरे को मेंटेन करते हैं, ये दोनों एक्सट्रीम हैं। अब सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, आपको मैंने पहले कहा ब्रिटिश का एक टाइप है, और जुडिशरी सुप्रीमेसी किस कहाँ पे है, अमेरिकन में है। इंडिया इसके मिडल में आता है। इंडिया का जो जुडिशल रिव्यू थोड़ा सा नैरो है एज़ कम्पेयर टू यूएस, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में कौन सा है, एस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमारे 21 आर्टिकल में है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है हमारे में, ड्यू प्रोसेस लॉ कहाँ है, अमेरिका में है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेफर करता है प्रॉपर सिंथेसिस बिटवीन टू, क्योंकि मतलब इन दोनों में है। ठीक है ना, ब्रिटिश प्रिंसिपल और अमेरिकन प्रिंसिपल के मान लो बीच में है। ठीक है, अब जैसे अब देखिए मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस लॉ में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या है डिफरेंसेस, ये मैं आगे बताऊँगा। प्रमोटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करता है। ठीक है, लिमिट करता है किसको, एग्जीक्यूटिव को और आर्बिट्ररी लॉज को। अगर एग्जीक्यूटिव ज़्यादा हार्श हो जाता है सिटीजन्स पे, अगर अत्याचार होते हैं, अगर उनके राइट्स को हनन होता है, तो हम रिट्स कर सकते हैं। अब रिट्स क्या होती हैं ये भी आगे बताएंगे हम आगे। ठीक है, कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कहाँ से, जुडिशियल रिव्यू से। हम जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल कौन सा है, 13, आर्टिकल 13, ये इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू के थ्रू वो उसको क्या कर सकता है, चेक कर सकता है और सिटीजन्स को राहत पहुंचा सकता है। पार्लियामेंट क्या करती है, मेजर प्रोपोर्शन वो क्या करती है, अमेंड कर सकती है जो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। होप करता हूँ कि आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई, प्लीज़ शेयर कीजिए उन लोगों को जो अभी इस फील्ड में नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, ड्यू प्रोसेस लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बीच में हम डिफरेंस बताएंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाइड है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नैरो है। ठीक है, ये वाइड है, ये और भी फैक्टर काउंट करता है, लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ स्ट्रिक्ट होता है, ये सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। कैसे, अब मैं बताता हूँ। ये दिखता है ड्यू प्रोसेस लॉ कि वो जो अमेंडमेंट्स हुई हैं या कोई लॉ लाया है, क्या वो रीज़नेबल है, क्या वो जस्ट है, क्या वो फेयर है, क्या वो सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, ये सिटीजन्स के राइट को कोई हनन तो नहीं हो रहा, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो उसका वायलेट तो नहीं कर रहा। ये सब ड्यू प्रोसेस लॉ के तहत देखा जाता है, और देखता कौन है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। अब हम आपको एग्जांपल बताते हैं, गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। एक्चुअली क्या हुआ था कि
1950 में प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट लाया गया था, ठीक है, 1950 में लाया गया। और इसके तहत गोपालन जो था, जो लीडर थे एक, उनको अरेस्ट किया गया 1950 में, जो सीपीआई के एक लीडर थे। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, उन्होंने रिट की कि हमारा हनन हो रहा हमारे राइट का। तो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट के माइंड में क्या चल रहा था उस वक्त जब उन्होंने ये एक्ट लाया, लेकिन ये एक्ट उन्होंने पार्लियामेंट के थ्रू लाया है। उन्होंने जैसे हमारे प्रोसीजर, जैसे हमारा लॉज बने हैं, उनके अकॉर्डिंग लाया है। तो ये इस बिना पे उन्होंने क्या किया, गोपालन के लिटिगेशन रिजेक्ट किया और एक्सेप्ट कर दिया गवर्नमेंट का जो डिसीजन था उनको अरेस्ट करने का। अब देखो यार, ये नैरो इंटरप्रिटेशन हो गया है ना। अब कैसे नहीं दे सकते एक लॉ को अलग अलग प्रोविजंस में? क्या ये जस्ट था, क्या ये फेयर था, क्या ये रीज़नेबल था? नहीं, ये इसलिए नैरो हो जाता है। ये नेगेट करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अलाउ करता है कि हम दूसरे के अपोजिट के व्यूज़ सुन सकें। ये वायलेट करता है ऑडी अल्टरम पार्टम को। इसका क्या मतलब है? लेट द अदर साइड बी हर्ड एज वेल। अब दूसरा देखते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एक केस देखते हैं। जैसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी डज नॉट लुक वेदर द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट बट वी आल्सो लुक वेदर इट इज़ रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। क्या कि हम यही नहीं देखेंगे कि ये पार्लियामेंट में बनाया गया है, हाँ वो प्रोसीजर से बना होगा, लेकिन हम ये देखेंगे क्या वो फेयर है, क्या वो जस्ट है, क्या वो रीज़नेबल है। अगर है तो हाँ, इसके बना पे उन्होंने गोपालन केस के जो रूलिंग हुई थी उसको ओवर रूल्ड कर दिया। अब डेमोक्रेसी देखते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो, लोगों के लिए हो और लोगों के हित के लिए भी हो, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये डेमोक्रेसी होती है। अब डेमोक्रेसी की टाइप्स होती हैं, एक होता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एक होता है सोशल डेमोक्रेसी, एक होता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है? देखिए, ये कहाँ से आइडिया है? वेस्टर्न कंट्री से आया था, ठीक है, इसको हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब इसको मार्क्सिस्ट जो मार्क्स वाले लोग हैं उसको क्या कहते हैं? कैपिटल डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में थी। वेस्टर्न कंट्रीज़ में कौन था? कैपिटलिस्ट लोग थे। फीचर्स क्या होते हैं इसके कि ये पावर जो होती है वो पर्सन के हाथ में होती है। वो हैव कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, इसमें जो यहाँ पे ये जो इस कंट्री में ये हैं वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम होता था। जो पीपल हैं वो फॉर्म कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। किसको? गवर्नमेंट को रिमूव कर सकते हैं। अब देखते हैं सोशल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। भाई डेमोक्रेसी पॉलिटिकल तो ठीक है, हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेट कर दिया लोगों को। अब सोशल डेमोक्रेसी क्या है? क्या वो सोसाइटी में इम्प्लीमेंट हो रहा है? सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या? वो सोसाइटी में आज़ादी है सबको? क्या सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होती है? इसका सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है नो डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी ऑन द बेस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड कलर। ये आर्टिकल ये कहाँ पे है हमारे प्रोविजन में? आर्टिकल 15 में कहा गया है नो स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ और प्लेस ऑफ ओरिजिन, है ना, ये कहा गया है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 17 में क्या कहा है? अनटचेबिलिटी कहा है कि अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया हुआ है। नो स्पेशल वन, किसी एक ग्रुप को हम स्पेशल ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे सभी सोसाइटी के पर्सन्स को ताकि वो इक्वल डेवलपमेंट कर पाएँ। अच्छा, तो ये अब देखते हैं हम कि कैसे सोसाइटी में इनइक्वलिटी थी। फ्रेंच सोसाइटी थी, वहाँ पे टॉप में कौन था उस वक्त? कैथोलिक चर्च का बड़ा होल्ड था। तब उन्होंने क्या किया था, उसके नीचे कौन आते थे? नोबेलिटीज आते थे, एरिस्टोक्रेसीज आते थे, उसके नीचे लायर्स, डॉक्टर्स, पीजेंट एंड फार्मर। क्या इसमें सोशल डेमोक्रेसी थी? तब नहीं। सिमिलरली हम एंशिएंट इंडिया देखें आफ्टर गुप्ता पीरियड्स स्पेशली, तो सबसे टॉप में कौन थे? ब्राह्मीण और किंग्स थे, है ना। तो किंग्स भी ब्राह्मण के कहने पे चलते थे। उसके नीचे कौन थे? वैश्यास थे, है ना, जो मेजरली टैक्स पेयर थे। उसके नीचे थे शूद्रास, जिनकी हालत बहुत ही ख़राब थी तब। अच्छा,
ये सब कौन से हो गए? ये सब हो गए सोशल इन डिस्क्रिमिनेशन की एग्जांपल्स। अब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या हो गया? डेवलप्ड बाय मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है ये। इकोनॉमी मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का, किसी को ज़्यादा नहीं किसी को कम नहीं। इसका ये भी मतलब है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल पे दिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या ये इक्वल पे फॉर इक्वल क्या इंडिया में लागू होता है? इंडियन इंडस्ट्रीज़ का हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एक्टर्स को उतनी पे मिलती है या जितनी पेमेंट एक्टर को मिलती है? नहीं। तो ये इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हो गया। सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या हो गया कि इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है अभी भी इंडिया में, होती है लेकिन बहुत कम होती हैं। ये अर्बन एरिया में ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। अभी पीछे केरला की एक एग्जांपल है, एक हिंदू लड़के को मार दिया गया क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी की थी। अभी परसों चौथ के एग्जाम्पल के जो है, यानी सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, सोशल डेमोक्रेसी नहीं हुई। तो डेमोक्रेसी ये 3 टाइप्स हैं। होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, स्पेशली दोज पर्सन who are new to this field, who need maybe my help, ताकि वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। थैंक यू।